नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों का, सभी शिक्षक बंधुओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षा भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे, कल हमने बुद्धि से संबंधित प्रश्न किए थे, आज भी कुछ बुद्धि के प्रश्न करेंगे और भाषा और विचार का जो चैप्टर है आपके सिलेबस का, उसका कंप्लीट करेंगे। तो ये 30 महत्वपूर्ण, बहुत ही आपके लाजवाब होने वाले हैं सिलेक्शन की दृष्टि से, सिलेबस की दृष्टि से और शिक्षा भर्ती में जॉब पाने की दृष्टि से। अगर शिक्षा भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो चैप्टर वाइज क्लासेस पढ़िए। और दोस्तों आई होप किसी कारण की वजह से आप लोग पिछली क्लासेस हमारी ज्वाइन नहीं कर पाया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग पिछली क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है तो टेलीग्राम में सर्च कर लें आप लोग जायसवाल कोचिंग सेंटर, स्पेलिंग आपको ऊपर दिख रही है, स्पेलिंग सर्च करें टेलीग्राम पर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, हमारा ग्रुप, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। तो वहाँ पे भी आपको वीडियोज क्लासेस विथ पीडीएफ फाइल नोट्स मिलती रहेगी। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। कल का लास्ट प्रश्न था दोस्तों कि 16 वर्षीय बच्चा की बुद्धिलब्धि जो परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है और उसकी मानसिक आयु हमें निकालना है। तो सभी लोग जानते हैं आईक्यू कितना दिया हो, 75 दिया हुआ है। तो 75 बराबर क्या हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो एमए तो हमें निकालना है, मेंटल एज हमें निकालना है, मानसिक आयु और आपका जो दिया है कालानुक्रमिक आयु जिसे हम बोलते हैं वह आपका दिया है 16 वर्ष। तो यहाँ आप 16 कर लेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ, 16 ये 75 के साथ गुणा हो जाएगा, एम ए 200 हो जाएगा, ठीक है। तो एम ए इंटू 100 हो जाएगा और बराबर में क्या था आपका 75 गुणे 16 हो जाएगा। तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा, 100 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, कट कर देंगे, कितना 25 तीन 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 गुणे 3 करिए कितना आ गया, 4 तीन 12 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगर 100 IQ होता तो जितना बच्चा है उसकी बुद्धि लब्धि है, जितने वर्षीय का बच्चा है मानसिक आयु भी उतनी होगी। अगर 100% उसका IQ बुद्धि लब्धांक 100 है तो जितने वर्ष का बच्चा है मानसिक आयु भी उतनी होगी। अगर 110 उसकी बुद्धि लब्धांक है तो 1 वर्ष अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है आपका, किसके अतिरिक्त जो है बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है किसके अतिरिक्त, संदर्भगत के अतिरिक्त, अवयवभूत के, सामाजिक के या अनुभाविक के। तो दोस्तों जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है उसमें जो संबोधित किया गया है उसमें संदर्भगत को किया गया है, अवयवभूत को किया गया है, अनुभाविक को, यानी सामाजिक के अतिरिक्त जो है, सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के तीतन सिद्धांत में संबोधित किया गया। तो सामाजिक को छोड़कर सामाजिक के अतिरिक्त, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है कि इसके अतिरिक्त, तो सामाजिक के अतिरिक्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। मेरे सभी प्यारे मित्र हैं, सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है, क्लास कैसी चैप्टर वाइज चल रही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। जो आपके हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है दोस्तों, ये जो है किस पर अधिकतर बल देता है, ठीक है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर देता है, समान बुद्धि पर देता है, यह आपके विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर देता है, यह प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर देता है। तो किस पर देता है, आइए देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर की संबंधित ये जो प्रश्न है राइट आंसर हो जाएगा कि हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, किस पर, प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। अगर हार्वर्ड गार्डनर की बात करें बहुभुज सिद्धांत का, हार्वर्ड गार्डनर महोदय जो है 1983 में, कितना भैया, 1983 ईस्वी में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे गार्डनर का बहुभुज सिद्धांत के नाम से जाना जाता था। कब यह किया गया, 1983 में किया गया। और इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया गया जिसे हम त्रितंत्र सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो बहुभुज का सिद्धांत, इसमें 3 कारकों पर बल दिया गया था। पहला कारक है बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है तथा प्रत्येक एक दूसरे से अलग भी होते हैं। दूसरा है प्रत्येक ज्ञान बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और तीसरा कारक है प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है।
तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न की व्याख्या कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है और यहाँ पर बात शिक्षा की बात की जाती है। दोस्तों प्रश्न आ चुका है अगला। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। जो मानव की बुद्धि एवं विकास की समझ होती है वह शिक्षक को योग्य बनाती है। ठीक है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखने में, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता में, या शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकता है। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। किसकी योग्य बनाती है? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता की योग्य बनाती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है। यह शोध आधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धियों या भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो दोस्तों कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि से संबंधित नहीं है? आलोचनात्मक से संबंधित नहीं। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। यह जो थ्योरी ऑफ मल्टीप्लस इंटेलिजेंसी से संबंध आपका नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। बाकी सारी चीजें आपके संबंध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि, जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसको वैध नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि विशिष्ट परीक्षण के अभाव में भिन्न बुद्धियां हैं, या डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। इसमें जो विशिष्ट परीक्षण के अभाव में भिन्न बुद्धियां होती हैं इनका मापन संभव नहीं है आपके बहुबुद्धि सिद्धांत में। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। जो 7 बुद्धियां हैं आपकी, ठीक है, कौन कौन से? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, अंतःपारस्परिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये जो 7 बुद्धियां हैं इनको यह क्या समान महत्व नहीं देता जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है। और यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सघन अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों? बहुबुद्धि सिद्धांत के वैध नहीं माना जा सकता। क्या वैध नहीं माना जा सकता? तो दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत को विशिष्ट परीक्षणों को अभाव से भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसलिए वैध नहीं माना जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? इसमें से बताना है जो स्टर्नबर्ग के बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, या आपकी गणितीय बुद्धि होगी। तो स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय जो सिद्धांत है वह किसका एक रूप है? तो वह सभी लोग जानते हैं एक व्यवहारिक बुद्धि का रूप है। क्या हो जाएगा? यह एक व्यवहारिक बुद्धि का रूप है। स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया जो त्रिपाची सिद्धांत है जिसे बोलते हैं, ठीक है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है तथा अपने समाज एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वातावरण में कुछ घटकों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि या ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया है। वे कौन कौन से 3 भाग है? पहला है घटकीय बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है अनुभाविक बुद्धि, तीसरा है आपका व्यवहारिक बुद्धि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक करते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? डेविड वेसलर ने किया, अल्फ्रेड वीने ने किया, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने किया, या आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किया था? तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो सर्वप्रथम अगर आ जाए तो किसने किया था? तो आपको जाना अल्फ्रेड वीने ने किया था। किसने? वीने। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो अल्फ्रेड वीने ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम है। एनर्जी कायम रखना है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। हर प्रश्न की व्याख्या होगी क्योंकि सभी आपके सिलेबस के आधार पर प्रश्न है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, हर एक चैप्टर महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है।
यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। स्वाभाविक बात है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस हमारे क्वेश्चनों को करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या त्रुटियां कम होगी, आपसे गलती कम होगी, नंबर ज़्यादा आएंगे तो सिलेक्शन होगा। तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया? तो यह विचार आपके E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौशल कौन सा है? याद करना, विचार करना, गति करना, सहानुभूति देना। तो आपका जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित जो कौशल होगा वह कौन सा कौशल है? तो सभी जानते हैं सहानुभूति देना, यह क्या हो जाएगा? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौशल होगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया गया है? इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो दोस्तों त्रिस्त्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का जो अभिप्राय नहीं है वह यह है कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। केवल अपना यह निगेटिव वर्ड है, सभी लोग जानते हैं अपना जो यह वर्ड है निगेटिव वर्ड है। तो त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? स्क्रीन पर प्रश्न है, सभी लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि कक्षाध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। तो कक्षाध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई या आपका स्थानिक। दोस्तों मान लीजिए आपकी नियुक्त हुई अध्यापक अध्यापिका पद पर, जब आप देखते हैं विद्यालय में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि आपका एक राघव राम का जो बालक है, ठीक है, स्टूडेंट है, बच्चा है आपका, वह कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया एक मधुर संगीत बजाता है। तो आप लोग कक्षा अध्यापक अध्यापिका होने के नाते आपके विचार से राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी? शारीरिक गतिबोधक थी, संगीतमय, भाषाई या स्थानिक। तो दोस्तों जब संगीत की बात की जा रही है तो संगीतमय ही बुद्धि उच्च स्तरीय हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स जो है चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से या अभिसारी चिंतन से। तो आउट ऑफ द बॉक्स यानी कोई भी बॉक्स है, बॉक्स के बाहर पूछ रहा है, बॉक्स के अंदर, ये माइंड है, माइंड के अंदर नहीं, बाहर की बातें पूछ रहा है। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन यानी हमारा जो एरिया है, ठीक है, हमारा जो घर है, समझ लीजिए हमें घर के बाहर का टेंशन हो जाए, घर का तो है ही है, घर के बाहर का जब हमें टेंशन हो जाता है वह कौन सा चिंतन कहलाता है दोस्तों? तो वह सभी लोग जानते हैं अनुकूलन चिंतन हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है, प्लस MP टेट संविदा शिक्षक वर्ग 1 में आया हुआ प्रश्न था कि बुद्धि है, बुद्धि समरियों का एक समुच्चय है, एक अकेला जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है या एक विशिष्ट योग्यता है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि दोस्तों दूसरों के अनुकरण करने की एक योग्यता है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आने के पहले मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो लाइक करते जाएंगे, सपोर्ट करें दोस्तों, शिक्षा को सपोर्ट करें, शिक्षा के प्रकाश को सपोर्ट करें। जब शिक्षा प्रकाशमय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है। जब वो शिक्षा का प्रकाश पड़ता है, ब्राइटनेस पड़ता है दोस्तों, सूर्य पड़ता है, तो समझ लीजिए सभी की नैया पार होती है, सभी ज्ञान, ठीक है, ज्ञानी होते हैं। और वो ज्ञानी आप लोग हैं, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शिक्षकों को होता है। तो आप सभी शिक्षकों को नमन है दोस्तों, ठीक है। उस रोशनी में हमें देखना है जो ज्ञानमयी रोशनी है, माँ सरस्वती की रोशनी है, उस रोशनी पे हमें यहाँ पे मेहनत करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है, जो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है वह क्या सुझाता है हमें? तो यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए
बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्ध का सिद्धांत है वह हमें यह सुझाता है, शिक्षक को यह सुझाता है, शिक्षक शिक्षिका अध्यापक अध्यापिका को यह सुझाता है कि उसको चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई वाक्य है। मान लीजिए कोई भी बच्चा है, कहते हैं वो दौड़ते हुए जा रहा है राम का भाई, दौड़ते हुए जा रहा है, किसी का अदर नाम ले सकते हैं, ठीक है, श्याम भी रख सकते हैं, राम श्याम नाम में सीता, ये सारी चीज़ें ज़्यादा नाम आता है, ठीक है। तो दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था विकास का भाई। तो वाक्य कैसा है? वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास के दृष्टि से गलत है। या अर्थ विज्ञान के वाक्य से या विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है या दोनों की दृष्टि से गलत है। क्योंकि चैप्टर आपका चल रहा है भाषा और विचार का, ये आपके चैप्टर है या आपके सिलेबस का चैप्टर है, उसी से यह प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई, वाक्य कैसा हो जाएगा दोस्तों? तो यह वाक्य क्या है? अर्थ विज्ञान के दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास के दृष्टि से गलत है। अर्थ तो विज्ञान से यही आएगा कि उसका भाई राम का भाई जा रहा है, ठीक है, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। वैसे क्या होना चाहिए? राम का भाई दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था। ये होगा कैसे? वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए दोस्तों। वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों को प्रयोग हुआ कहलाता है। जो वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है उसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग होता है वह कहलाता है रूपिम कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है, मुहावरा कहलाता है या स्वनिम कहलाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वनिम हो जाएगा या रूपिम हो जाएगा? तो रूपिम में जाएगा आपका राइट ऑप्शन। वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग होता है रूपिम कहलाता है। आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। जो परिपक्वता है, इस परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास से है, सृजनात्मकता से है, मूल्यांकन से है, समावेशी शिक्षा से है। तो परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित है? आपके भाषा विकास से है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या स्वास्थ्य है, परिवार और आकार है, लिंगीय भिन्नता है या परिपक्वता है? तो दोस्तों वे कारक जो भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं ये सभी कारक होंगे। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा के विकास को स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, परिवार का आकार भी प्रभावित करता है, लिंगी भिन्नता भी और आपका परिपक्वता भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं। इनमें से कौन सी एक भाषा दोष या विकार से संबंधित नहीं है? बच्चों में देखते हैं भाषा अक्षमताएं विकार होते हैं, दोष होते हैं, ठीक है। उनमें से एक नहीं है, वह कौन सा है? निगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्वनि परिवर्तन, तुतलाना, हकलाना, ये तीनों भाषा दोष के विकार हैं। लेकिन स्पष्ट उच्चार करना यह विकार नहीं होता। स्पष्ट उच्चारण विकार नहीं होता, स्पष्ट उच्चारण ना कर पाना ही विकार है। हकलाना विकार है, तुतलाना विकार है, ध्वनि में परिवर्तन, ये आपके दोनों विकार हैं, भाषा के दोष या विकार से संबंधित हैं, लेकिन स्पष्ट उच्चारण आपका संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है। कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है? कहानी सुनना, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, अनुकरण के द्वारा या उपरोक्त सभी? तो ऐसा तरीका जो भाषा सीखने का साधन है, तो कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है? कहानी सुनना भी है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी होगा, अनुकरण के द्वारा भी होगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोष युक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसे क्या पाएंगे? आप अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं। अगर आपकी कक्षा में एक छात्र दोष युक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? कि उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है, भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करता है, वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोष युक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसे क्या पाएंगे? कि जब
उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। ठीक है, छात्र दोष युक्त है। जब छात्र दोष युक्त होगा तो आप सामान्य छात्र की तुलना में यही पाएंगे कि उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि हम भाषा और विचार का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है चिंतन के संदर्भ में कि कथनों पर विचार करना। चिंतन से संबंधित कथन दिए गए हैं। पहला कथन है चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। चिंतन तर्क प्रधान होता है। चिंतन एक किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा सत्य और कथन असत्य होगा, या कौन सा कथन आपका सत्य है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए चिंतन के संबंधित चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, बिल्कुल सही बात है। चिंतन तर्क प्रधान होता है, बिल्कुल सही बात है। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है कि चिंतन करना हो तो कोई हमें समस्या ही हो तभी हम चिंतन करना, ये कोई आवश्यक नहीं। तो चिंतन संबंधित आपके तीनों कथन सही हो जाएंगे, तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। अगर कोई बच्चा है वो चिंतन के साथ साथ आयु में बढ़ने की प्रधानता बढ़ती है तो वह कौन सी है। चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। तर्क की, सामान्यीकरण की, आत्म केंद्रीकरण की, या जीववाद की बढ़ती है। तो किसी बच्चे में चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है, तो वह तर्क की प्रधानता बढ़ती है। क्या होता है, तर्क की भी प्रधानता बढ़ती है। तर्क यानी सोचने की प्रधानता बढ़ती है, तर्क करने की, विचार करने की। अगला प्रश्न देखिए, किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है। समस्या समाधान करना, निर्णय लेने की क्षमता, या वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु। तो किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या होता है। चिंतन का प्रमुख कारण होता है समस्या समाधान करना। कोई भी समस्या है उसका हमें समाधान करना है तो चिंतन होगा, चिंता करेंगे। निर्णय लेने की क्षमता, अगर आपके निर्णय लेने की क्षमता है उसमें भी चिंतन करेंगे। निगेटिव पक्ष देखेंगे, पॉजिटिव पक्ष देखेंगे, नकारात्मक सकारात्मक दोनों पक्ष आपको देखना पड़ेगा, वह भी आपका चिंतन का कारण है। अब वातावरण के प्रति चैतन्य का समायोजन करना हो तो वो भी आपके चिंतन के कारण हो जाएंगे। तो ये तीनों आपके चिंतन के कारण हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या स्क्रीन पर है, देखिए ध्यानपूर्वक। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। अगर भाषा विकास में आप सहयोग करना चाहते हैं बच्चों की, तो आपका एक तरीका गलत दिया गया है, वो तरीका को बताना है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तो अमान्य कर देना, कोई भी बच्चे की भाषा है, ठीक है, उसकी स्वयं बच्चे की भाषा को अमान्य कर देना, यह दोस्तों भाषा विकास में सहयोग करने का तरीका गलत कहना है। यह आपका तरीका सही नहीं है कि किसी बच्चे का उसकी भाषा है, मातृभाषा, उसको अमान्य कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से कि एक बच्चा जो है अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। एक बच्चा है जो अपनी मातृभाषा में सीख रहा है, दूसरा बच्चा है जो अपनी द्वितीय भाषा में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। यानी ऐसा बच्चा जो मातृभाषा में सीख रहा है, ऐसा बच्चा जो द्वितीय भाषा में सीख रहा है, यानी दोनों मातृभाषा और द्वितीय भाषा वाले जो बच्चे हैं वह समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। उस त्रुटि का नाम बताना है। अधिकाधिक सामान्यीकरण त्रुटि कर सकते हैं, सरलीकरण त्रुटि कर सकते हैं, विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं, या अत्यधिक संदुतता त्रुटि कर सकते हैं। तो दोनों बच्चे जो मातृभाषा में सीख रहा है और द्वितीय भाषा में, वह क्या है, समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, वह आपकी विकासात्मक त्रुटि। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते जाइएगा, सपोर्ट करते जाइएगा। जिन्होंने मेरे भाई बहन हैं, मेरे शिक्षक बंधु हैं, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, सदस्यता हासिल कर लें, ताकि सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि यहाँ पे शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, सिलेक्शन सर्वोपरि है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए बस दोस्तों। एक ही नारा सिलेक्शन हो हमारा, एक ही नारा सिलेक्शन हो हमारा। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। जो आपकी ध्वनि संबंधी जागरूकता होती है वह किस क्षमता से संबंधित है। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना, सही सही पर धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता जो है किस क्षमता से संबंधित है,
जानना, समझना और लिखना क्षमता से संबंधित हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा। सीटेट सितंबर में आया हुआ प्रश्न है कि एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही होगा। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो संज्ञानात्मक विकास है यह सामाजिक विकास से स्वतंत्र होता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, लाजवाब प्रश्न है। सृजनात्मक चिंतन होता है, उच्च अपसारी चिंतन होता है, अभिसारी चिंतन होता है, मूल्यांकन होता है, यह आपका भाषा विकास होगा। तो सृजनात्मक चिंतन सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, उच्च अपसारी चिंतन होगा। सृजन करना, क्रिएटिविटी करना, ठीक है। तो सृजनात्मक चिंतन क्या हो जाएगा, उच्च अपसारी चिंतन में आएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। सभी लोग कमेंट करेंगे, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन सा है। परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण होगा, समस्या के प्रति जागरूकता होगा, या प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो समस्या समाधान वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला चरण होता है वह होता है समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, समस्या अगर कोई समाधान करना है तो वैज्ञानिक पद्धति में पहला चरण यही है कि उस समस्या के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। जागरूकता ही पहला पद्धति का चरण होगा। तो दोस्तों, ये क्लास कैसे लगी आपको, लाजवाब क्लास है ये 30 प्रश्नों की। ठीक है, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर 59 ही प्रश्न हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कमेंट आ जाते हैं कि सर आपने तो आज क्वेश्चन कम कराए हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, हमने एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार टाइप हो गया था, आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन 41 हो गया, ठीक है, 42 हो गया, 43 हो गया, 44 यहाँ पे देखिए ये 44 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी है, और ये 42 बार यहाँ पे टाइप हुआ। तो टोटल आज 30 ही प्रश्न हुए हैं, 60 तक हुए हैं 30 से लेकर। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग कैसे लगी प्लीज़ फीडबैक करके जरूर बताएं दोस्तों। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें, क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। और एग्जाम जब भी होगा आपको केवल एक ही नारा, सिलेक्शन हो हमारा करके जाना है। और जब एग्जाम सेंटर से निकलेंगे वो एक अलग ही खुशी होनी चाहिए, चेहरे पे ब्राइटनेस होना चाहिए, खुशी से भरा हुआ चेहरा होना चाहिए, और अपने फैमिली में जाके बताना चाहिए कि यस इस बार मैंने मेहनत की है और 100% मेहनत की है, तभी सिलेक्शन पाई है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है, धन्यवाद करते हैं वीडियो देखने के लिए, क्लासेस देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे,